हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीएमए फाइनल लॉ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बच्चों, अगर इस चैप्टर के नाम को मैं शॉर्ट में आपको बोलूं तो इसको आप बोलेंगे फॉरेन कंपनी। आज हम फॉरेन कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये आपका चैप्टर है। बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो बच्चे, ये जो फॉरेन कंपनी चैप्टर है इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जब फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के बारे में काफी सारी बातें बताई थी। वो सब बातें हम यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा बातें और पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एक तरह से रिवीजन का पार्ट है। अच्छा, ये चैप्टर बहुत छोटा है, इंटरेस्टिंग है, इजी है। छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बट बच्चे, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर इस चैप्टर का वेटेज कितना होता है तो मैं बोलूंगा कि वैसे तो कुछ जरूरी नहीं है कि ये हर अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा। बहुत बार ये नहीं भी आता है, 0 मार्क्स का वेटेज है। हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स का आ गया या बाई चांस एमसीक्यू में 1 मार्क्स का आ गया, तो आप ये लगा सकते हो 2 से 4 नंबर का वेटेज इसका माइंड में लेकर चल सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में ना भी आए। तो बच्चे, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सर आखिर फॉरेन कंपनी होती क्या है, जिसके बारे में आज आप हमको पढ़ाने वाले हैं। आखिर ये होती क्या है? पहले मैं आपको बच्चे में समरी समझा देता हूं, आखिर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉरेन कंपनी क्या होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेन कंपनी के ऊपर इंडियन कंपनीज एक्ट के कौन कौन से सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस लगते हैं, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने आरओसी के पास में फाइल करने पड़ते हैं। तो फॉरेन कंपनी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर आखिर ये फॉरेन कंपनी होती क्या है, मुझे ये समझा दो सर। तो बच्चे, ये फॉरेन कंपनी क्या होती है, मैं इस बात को एक कहानी से समझाना चाहूंगा। ये कहानी है बच्चों 2 दोस्तों की। एक दोस्त का नाम है टॉम क्रूज और दूसरे दोस्त का नाम है गुड्डू भैया। ये यूएसए के रहने वाले हैं और ये अपने मिर्जापुर, इंडिया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन 2 दोस्तों की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फॉरेन कंपनी क्या होती है। टॉम क्रूज ने एक बार गुड्डू भैया से पूछा कि गुड्डू भैया, इंडियन कंपनी लॉ, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉरेन कंपनी किसे बोला जाता है? इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी आखिर किसको बोला जाता है? गुड्डू भैया बोले कि टॉम भाई, अगर 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, दोनों की दोनों फुलफिल होना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली, इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अकॉर्डिंगली उस कंपनी को फॉरेन कंपनी मान लिया जाता है। 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। बोले वो 2 कंडीशन क्या है? वो कंपनी जो कि इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री के अंदर पैदा हुई, दूसरी कंट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई, स्टार्ट हुई, रजिस्टर हुई, उसे इंडिया के लॉ के हिसाब से फॉरेन कंपनी सिर्फ तब बोला जाएगा जब पहली कंडीशन, उसका इंडिया के अंदर एक ब्रांच हो। ब्रांच चाहे से फिजिकली हो, चाहे से इलेक्ट्रॉनिकली हो, चाहे से मेन बंदा खुद उस ब्रांच के अंदर बैठता है, चाहे से उसका एजेंट बैठता है। मुद्दा ये है
कि इंडिया के अंदर वो फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में पैदा हुई रजिस्टर है, उसका इंडिया के अंदर एक बिजनेस, एक ब्रांच होना चाहिए और उस ब्रांच के अंदर बिजनेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों सपोज कीजिए कि एक कंपनी है अमेजॉन कंपनी, और अमेजॉन कंपनी बच्चों यूएसए में इनकॉर्पोरेट हुई और इसको टॉम क्रूज ने इनकॉर्पोरेट किया बच्चों। अब इसको इंडिया लॉ के, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी तब बोला जाएगा जब पहली कंडीशन इसकी एक ब्रांच या कोई जगह इसने ली है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसकी एक ब्रांच हो, प्लस दूसरी कंडीशन उस ब्रांच के अंदर बिजनेस होता, उस ब्रांच के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि अगर कोई कंपनी जापान में इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन उसकी इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, तो हमारे लिए वो है ही नहीं, हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे लिए वो जिंदा ही नहीं है। इंडियन कंपनी लॉ बोलता है फॉरेन कंपनी हम उसको मानते हैं जिसकी इंडिया में, जो रजिस्टर तो किसी दूसरी कंट्री में हुई पर जरूरी है उसका इंडिया में एक ब्रांच हो और यहाँ पर बिजनेस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, आप एप्पल का आईफोन खरीदते हो, आप उसको बोलते हो कि यार ये मेरे पास में जो फोन है ना, ये फोन फॉरेन कंपनी का है। पता है क्यों बोल रहे हो फॉरेन कंपनी? क्योंकि उस आईफोन की इंडिया में ब्रांच है जो कि बिजनेस करती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, और क्लियर हो जाएगा ये बात। जैसे दो कंपनियां हैं बच्चों, एक है अमेजॉन कंपनी और एक है बच्चों एप्पल आईफोन कंपनी, और दोनों बच्चों यूएसए के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है दोनों कंपनीज। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये जो अमेजॉन कंपनी है इसकी एक ब्रांच है इंडिया में, एक या उससे ज्यादा, प्लस वहां पर बिजनेस होता है, पर बच्चों इसकी ब्रांच नहीं है इंडिया में और बिजनेस नहीं होता। तो इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अकॉर्डिंगली हमारे लिए अमेजॉन फॉरेन कंपनी है और एप्पल वाली फॉरेन कंपनी नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनी बनने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। एक तो इंडिया में उसका बिजनेस हो, ब्रांच हो उसकी, चाहे से फिजिकल हो, चाहे से इलेक्ट्रॉनिकल हो, चाहे से उसने खुद ने खोली है, चाहे से एजेंट ने खोली है, ब्रांच होनी चाहिए, प्लस उस ब्रांच में बिजनेस होनी चाहिए। ये दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? अब स्टूडेंट बोलता है चलिए सर मुझको ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आपने बोला कि चाहे से ब्रांच फिजिकली हो, चाहे से ब्रांच इलेक्ट्रॉनिकली हो। सर इलेक्ट्रॉनिकली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी वो, तब हम मानेंगे वो फॉरेन कंपनी? कुछ भी सर्विस। देखिए अगर इंडिया के अंदर मान लीजिए अगर कोई कंपनी ऐसी कोई बिजनेस टू बिजनेस, मतलब होता है ना कि B2B माल बेचा जा रहा है, बिजनेस से बिजनेस को या बिजनेस से कंज्यूमर को, या डेटा इंटरचेंज का काम कर रही है, या डिजिटली कोई सप्लाई करने का काम कर रही है, या डिपॉजिट का कोई काम कर रही है, या कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वेब बेस्ड मार्केटिंग का काम अमेजोन का एमटर्क है, ऐसे कोई काम करे, टेली कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है कि फॉरेन की कंपनी इंडिया के, जैसे फ्रीलांस कंपनी है वो फ्रीलांसिंग करवाती है, तो उसका इंडिया में ब्रांच है और वो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली काम करवा रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों दिमाग में, एग्जाम में तो नहीं आया ये क्वेश्चन कभी भी,
बट माइंड में आ जाता है। जैसे टॉम क्रूज ने बोला गुड्डू भैया सोचिए कि मैं इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करूं, मेरी कंपनी यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन मैं उससे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करूं। अब क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहा हूं तो एक इंटरनेट के थ्रू वो सर्विस दी जा रही है, वो बिजनेस किया जा रहा है, और इंटरनेट का जो सर्वर है ना, इंटरनेट का जो सर्वर है वो सर्वर मेरी कंट्री का है। समझ रहे? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये समझें कि टॉम क्रूज यूएसए में बैठा है और वो वहां से इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहा है इंडिया में, और बिजनेस हो रहा है एक इंटरनेट सर्वर के थ्रू। और बच्चों वो इंटरनेट सर्वर कहां पर है? वो इंटरनेट सर्वर यूएसए का है। क्या तब भी उसको इंडिया के हिसाब से माना जाएगा? जी हाँ, माना जाएगा, चाहे से इंटरनेट सर्वर फॉरेन कंपनी का है। मैंने बोला ना, दो कंडीशन, बिजनेस इंडिया में होना जरूरी है, उसकी ब्रांच होना चाहिए। तो यहां तक अब आपको ये बात समझ में आ गई। हालांकि अभी तक जो मैंने समझाया ये एक इंट्रोडक्शन था, फॉरेन कंपनी की सिर्फ एक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है। एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर से। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से समझिएगा। देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो इसके अंदर टोटल 470 सेक्शंस हैं, और ये टोटल 470 सेक्शन इंडियन कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं इंडियन कंपनीज पर बच्चों ये कंप्लीट सेक्शंस फॉरेन कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होते। फॉरेन कंपनी के ऊपर लिमिटेड सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। सर वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 380 से 386 एंड 392 393। ये सेक्शंस फॉरेन कंपनी के ऊपर, ये किसके सेक्शन है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन है। ये फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन अब उसकी कोई ब्रांच इंडिया में है और बिजनेस कर रही है, उनके ऊपर ये सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेजॉन कंपनी ने अपनी एक ब्रांच इनकॉर्पोरेट करी इंडिया में, और वो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो हो रही है सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में। तो उस ब्रांच के ऊपर जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके ऊपर कौन कौन से सेक्शंस लगेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट के? सेक्शन 380 से 386, 392, 393। क्लियर है यहां तक? लेकिन अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। सपोज कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, उसकी ब्रांच स्टार्ट हुई इंडिया में, उसकी ब्रांच स्टार्ट हुई इंडिया में, और उस ब्रांच के एटलीस्ट 50% शेयर्स इंडियन पर्सन के पास में है, तो फिर उस केस में उस ब्रांच के ऊपर सिर्फ ये वाले सेक्शंस अप्लाई नहीं होते, बल्कि कंप्लीट सेक्शंस अप्लाई होते। मैंने आपको बोला फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई और उस ब्रांच के कम से कम 50% शेयर इंडियन पर्सन। क्या सर एक अकेले के पास में? चाहे से 10 ने मिलकर होल्ड करें, चाहे से 100 ने मिलकर होल्ड करें, चाहे से 10,000 ने मिलकर होल्ड करें, चाहे से एक ने होल्ड करें, अगर इंडियंस के पास में उस ब्रांच के कम से कम एटलीस्ट नॉट लेस देन 50% शेयर्स हैं, तो फिर वो कंपनी के ऊपर सभी सेक्शंस अप्लाई होते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट के। तो आप एग्जांपल के तौर पर समझो बच्चे कि ये है अमेजॉन कंपनी, इसकी ब्रांच इंडिया में है और उसके 50% शेयर्स तक इंडियन लोगों ने होल्ड नहीं करे, तो फिर उन पर सिर्फ ये सेक्शन अप्लाई होगा।
लेकिन एक है लिनोवो कंपनी, ये भी फॉरेन कंपनी है, लेकिन इसके कम से कम 50% शेयर्स होल्ड करे हैं इंडिया के लोगों ने। जैसे 20% तो होल्ड करे हैं अनिल कपूर ने, और अनिल कपूर, सनी देओल ने, और बाकी के जो शेयर्स है वो होल्ड किए हुए हैं टाटा कंपनी ने। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? और बच्चों ये जो शेयर्स है ना, इसमें सिर्फ इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लेते, प्रेफरेंस को भी इंक्लूड करते हैं। टोटल मिलाकर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का टोटल मिलाकर 50%। तो मैं बोल रहा हूं कि अकेले अगर इक्विटी का होल्ड किया है, या अकेले प्रेफरेंस का होल्ड किया है, या इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिलाकर, मुद्दा यह है कि अगर उस ब्रांच के कम से कम 50% शेयर्स, चाहे से इक्विटी, चाहे से प्रेफरेंस, चाहे से दोनों कंबाइंड, कम से कम 50% शेयर इंडिया के लोगों ने होल्ड करें, इंडिया की कंपनी ने होल्ड करें, तो फिर उसके ऊपर कंप्लीट इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक आपने मुझे जो पढ़ाया यहां पर वो समझ में आ गया। अच्छा बच्चों एक चीज और बता दूं मैं, आप लोगों ने हमारी क्लासेस ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जिन्होंने परचेज की हुई है बच्चों ने, उनको तो ऑलरेडी पता है। और जो YouTube पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर मैंने कुछ डेमो वीडियोस डाल दिए हैं, फ्री स्टडी मटेरियल हमारे एंड्रॉयड ऐप पर भी डाल दिए हैं फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पर अगर आपने देखी हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हम लोग पूरा स्कैनर भी सॉल्व करवाते हैं क्लासेस के अंदर। मतलब जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम साथ में सॉल्व करते हैं, और हर चैप्टर में हमने किया है, आपने देखा होगा। पर बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है ना? तो अगर इस हम करेंगे, इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस हैं जिनको हम जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो फिर हम उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ज्यादा सॉल्व कर नहीं पाएंगे क्योंकि आए ही नहीं है। बाकी जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर से उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए वो सब हमने टाइम पर सॉल्व कर लिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा बच्चे, मैं उसको रिवाइज कर देता हूं एक बार आप लोग। बात यह है बच्चों की फॉरेन कंपनी कौन होती है? इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अकॉर्डिंगली फॉरेन कंपनी वो है जो दो कंडीशन फुलफिल करती है, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल करती है। पहली, उसका इंडिया के अंदर एक ब्रांच होना चाहिए, एक प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहां पर बिजनेस हो रहा हो, चाहे से फिजिकली है, इलेक्ट्रॉनिकली है, चाहे से मेन बंदा खुद उस ब्रांच के अंदर बैठता है या एजेंट के थ्रू। और इलेक्ट्रॉनिकली के अंदर मैंने आपको बोला, चाहे से आप B2B सर्विस दे रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, चाहे B2C दे रहे हो, बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस दे रहे हो, कोई डेटा ट्रांसफर का काम करवा रहे हो, कोई ईमेल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिकली में कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, कुछ भी काम कर रहे हो वो वैलिड है, फॉरेन कंपनी मान लेंगे। इवन अगर आप जो इंटरनेट सर्वर यूज कर रहे हो वो फॉरेन कंट्री का है तो भी उसको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया अगर आपकी फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है तो सिर्फ ये सेक्शंस अप्लाई होते हैं, बट अगर कम से कम 50% शेयर्स, चाहे से इक्विटी, चाहे से प्रेफरेंस, चाहे से दोनों का कंबाइंड मिलाकर, एटलीस्ट 50% शेयर इंडिया के पर्सन ने, पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन, मैं या आप या आर्टिफिशियल पर्सन, उन्होंने अकेले ने या मिलजुल कर होल्ड किया है, तो उसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। ये बात यहां पर कंप्लीटली एज इट इज लिखी हुई है, एग्जांपल से मैंने आपको समझा दी। आगे चलते हैं बच्चे, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। और बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपको एक कहानी के तौर पर सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है दो लोगों की, एक का नाम है बाबू भैया और एक है हमारे फेवरेट एक्टर गोविंदा जी। इन दोनों के बीच की एक छोटी सी स्टोरी है, आप इसे बड़े प्यार से सुन लें। स्टोरी को 2 मिनट में आपको ये पूरा जो कंसेप्ट यहाँ पर लिखा दिख रहा है समझ में आ जाए, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। बाबू भैया ने बोला गोविंदा, अगर इंडिया के अंदर मैं एक फॉरेन कंपनी की ब्रांच ओपन करता हूं तो क्या वो मुझे ब्रांच जो मैंने इंडिया में ओपन करी है, क्या वो मुझे यहाँ रजिस्टर करवानी पड़ेगी? एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कीजिए एक ABC नाम की कंपनी है
और सपोज कीजिए एबीसी जो कंपनी है वो रशियन कंपनी है और बाबू भैया उसकी एक ब्रांच इंडिया में ओपन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है क्या वो इंडियन ब्रांच इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवानी है कि नहीं, ये बात पूछी बाबू भैया ने गोविंदा से। तो गोविंदा जी बोले कि बाबू भैया बिल्कुल आपको वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, आपको वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी और 30 दिन के अंदर करवानी पड़ेगी। जिस दिन आपने ब्रांच इंडिया में ओपन करी उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो ब्रांच आपको रजिस्टर करवानी है हर हालत में। बाबू भैया बोले ठीक है, लेकिन कहां पे रजिस्टर करवाना है, किसके पास? तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आप इंडिया के अंदर डायरेक्टली कोई कंपनी खोल रहे हो, इंडियन कंपनी, तो जिस स्टेट में ओपन कर रहे हो उस स्टेट के आरओसी के पास में रजिस्टर कराते हैं। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी की ब्रांच आप ओपन कर रहे हो तो फिर 2 आरओसी के पास में रजिस्टर कराना पड़ता है। एक तो जिस स्टेट में आप कंपनी ओपन कर रहे हो उस स्टेट के आरओसी के पास में, और एक न्यू दिल्ली के आरओसी के पास में, एक न्यू दिल्ली के आरओसी के पास में। तो दोबारा से बोल देता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को कि ये है बाबू भैया। बाबू भैया बोले कि गोविंदा अगर मैं फॉरेन कंपनी की कोई ब्रांच इंडिया में ओपन करता हूं, क्या वो मुझे रजिस्टर करवानी है? करवानी है 30 दिन में। किसके पास में करवानी है? 2 आरओसी के पास, एक तो न्यू दिल्ली का आरओसी प्लस जिस स्टेट में ओपन कर रहे हो वहां के आरओसी के पास। इसके बाद में आता है कि जब रजिस्टर कराया जाएगा, जब कंपनी को उस ब्रांच को रजिस्टर कराया जाएगा, तो रजिस्टर कराएंगे कैसे? तो कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे हमें आरओसी के पास में, दोनों आरओसी के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल करने पड़ेंगे। आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, उसे लगेगा डॉक्यूमेंट सही है तो रजिस्टर कर लेगा। क्वेश्चन आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे? बड़े ही सिंपल है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? एक तो बच्चों एमओए की कॉपी फाइल करनी है, एक बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। अगर मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दूं ना इस बात को तो देखिए, एक तो आपको एमओए देना है, जो फॉरेन कंपनी की ब्रांच आप ओपन कर रहे हो उसका एमओए, उसका एओए, उसके डायरेक्टर्स की लिस्ट, उसके मेंबर्स की लिस्ट। बच्चों आप ये लिख भी सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो शॉर्ट में, अच्छे से याद रहे। तो एमओए देना है, एओए देना है, डायरेक्टर की लिस्ट देनी है, मेंबर्स की लिस्ट देनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पर आप अपना बिजनेस करोगे वो प्लेस ऑफ बिजनेस देना है। उसके अलावा कोई ऑथोराइज्ड पर्सन कि यहाँ पर कौन संभालेगा उस ब्रांच को, उस ऑथोराइज्ड पर्सन का नाम देना है। पिन कोड एड्रेस देना है, कल को अगर कोई भी अथॉरिटी कंपनी के पास में कोई नोटिस देना चाहती है तो कौन से एड्रेस पे देगी, वो एड्रेस बताना है। और उसके अलावा बच्चों सपोज करिएगा कि अगर कंपनी जापान की है, चाइना की है, तो वहां की लैंग्वेज तो हमको समझ में आने से रही, आरओसी को भी समझ में आने से रही, तो उसका ट्रांसलेशन देना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हर देश में चलती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं बच्चों जो कि आरओसी के पास में देने होते हैं, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई। स्टूडेंट बोलता है कि सर यहां तक आपने जो कहानी सुनाई, यहां तक की कहानी मुझे समझ में आ गई। सर मुझको समझ में आ गया कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में हम ओपन करते हैं उसे 30 दिन में रजिस्टर करवाना है, 2 आरओसी के पास में रजिस्टर करवाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो आपने बता दिया। फिर बाबू भैया ने पूछा, फिर बाबू भैया ने गोविंदा से पूछा, बोले गोविंदा एक बात बताओ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स तुमने मुझको बताए हैं कि ये सब डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में फाइल करने पड़ेंगे, ये ऐसे ही दे दे डॉक्यूमेंट या किसी फॉर्मेट में दिए जाते हैं, फिक्स्ड फॉर्मेट में, फॉर्म नंबर FC1 के अंदर दिए जाते हैं? बाबू भैया बोले ठीक है, मेरे को सब समझ में आ गया, अब मैं रजिस्टर करवा लूं।
मेरे को समझ में आ गया, जिस दिन ब्रांच ओपन हुई उसके 30 दिन के अंदर उसे रजिस्टर करवाना है दोनों आरओसी, जिस स्टेट में ओपन हो रहे हैं उस स्टेट के आरओसी प्लस न्यू दिल्ली के आरओसी, हमारे देश की कैपिटल के आरओसी में रजिस्टर करवाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो मुझे बता चुके हो, और वो सब डॉक्यूमेंट्स फॉर्म नंबर FC1 के अंदर जाएंगे। मुझे समझ में आ गया, पर एक डाउट है। गोविंदा बोले बताओ बाबू भैया आपको क्या डाउट है। बाबू भैया बोले यार गोविंदा सोचो कि जब मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई FC1 में मैंने कंपनी की डिटेल्स दी, अब फ्यूचर में अगर उन डिटेल्स के अंदर चेंज आ जाता है, सपोज करो कंपनी का एड्रेस चेंज हो गया, कंपनी का डायरेक्टर चेंज हो गया, कुछ भी अगर चेंज आ जाता है, तो क्या वो जो इंफॉर्मेशन चेंज हुई है वो इंफॉर्मेशन अब दोनों आरओसी को बतानी पड़ेगी? जी बतानी पड़ेगी। कौन से फॉर्म में बतानी पड़ेगी? फॉर्म नंबर FC2 में बतानी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर बतानी पड़ेगी? 30 दिन। जिस दिन वो चेंज आया उसके 30 दिन के अंदर फॉर्म नंबर FC2 में वो चेंजेस बताने दोनों आरओसी के पास। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे पूरा समझ में आ गया, और अभी तक आपने ये चैप्टर मुझे जितना पढ़ाया है वो भी समझ में आ चुका है। अभी तक सर आपने मेरे को पढ़ाया है कि कोई भी कंपनी, उसको फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से तब बोला जाएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 के हिसाब से तब उसे फॉरेन कंपनी बोला जाएगा, जब पहली बात उसकी ब्रांच इंडिया में होना जरूरी है, प्लस वो बिजनेस करती हो, चाहे से फिजिकल, चाहे से इलेक्ट्रॉनिकल, चाहे से खुद बंदा बैठता हो ब्रांच में, चाहे से एजेंट। फिर उसके बाद में आपने बताया चाहे से इलेक्ट्रॉनिकली में इंटरनेट सर्वर जो है वो फॉरेन का है, तो भी वो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। अगर फॉरेन कंपनी है, ब्रांच इंडिया में ओपन हुई, तो उसके ऊपर सेक्शन 380 से 386 और 392 393 अप्लाई होते हैं बस। पर अगर किसी ब्रांच पर कम से कम उसके 50% शेयर्स, इधर इक्विटी और प्रेफरेंस और बोथ कंबाइंड, इंडिया के लोगों ने होल्ड करे, अकेले ने मिलकर कैसे भी, कम से कम 50%, तो फिर पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। उसको रजिस्टर कितने दिन के अंदर कराया जाता है? जिस दिन वो ओपन हुई उसके 30 दिन के अंदर दो आरओसी के पास में, न्यू दिल्ली का आरओसी और जिस स्टेट में आपने ओपन किया है वहां का आरओसी। कैसे किया जाता है? कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, एमओए, एओए, डायरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, मेंबर्स के बारे में, प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन ऑथराइज्ड पर्सन होगा, एड्रेस फिक्स बता दो, कहां पर कोरियर वोरियर आपको भेजा जाएगा, ये सब बात। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डायरेक्टर बहुत बढ़िया आदमी है, आप इस बंदे को डायरेक्टर बनाओगे तो कंपनीज लॉ वायलेट नहीं होगा, ऑल दैट, वो सब जो हम नॉर्मली पहले पढ़ चुके। और कौन से फॉर्मेट में दिए जाएंगे? FC1 में। अगर उनमें कभी चेंज आता है तो जिस दिन चेंज आया उसके 30 दिन के अंदर वो चेंज इंटीमेट करना पड़ेगा फॉर्म नंबर FC2 के अंदर। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक कि मेरे को बात समझ में पूरी आ चुकी है, अब चलते हैं हम आगे। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको पता होगा वैसे तो बच्चों कि जैसे एक नॉर्मल इंडियन कंपनी को हर ईयर में अपने रजिस्टर्स, जैसे बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, P&L बनाना पड़ता है, वो फॉरेन कंपनी को भी बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास में फाइल करने पड़ते हैं, जैसे अपनी बैलेंस शीट हो गया, एनुअल रिटर्न हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, वो यहाँ भी फॉरेन कंपनी भी फाइल करेगी। ये मैं 4th चैप्टर अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी पढ़ाया था आपको मैंने। फॉरेन कंपनी जो है उसे भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच इंडियन कंपनी करती है वो सब अटैच करने। ये मैं 4th चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। अगर फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी भी है यहाँ पर तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी बनाए जाएंगे। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना जरूरी है। तो बच्चों सेम चीज जो इंडियन कंपनी के ऊपर है वो यहाँ पे कि फॉरेन कंपनी को भी हर साल अपनी बैलेंस शीट बनानी है, P&L बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अगर सब्सिडरी कंपनी है तो कंसोलिडेटेड बनाना है, नहीं है तो स्टैंड अलोन खुद की अकेले की बनानी है, और वो टाइम पर आरओसी के पास में फाइल करनी है। उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में या 6 जो डायरेक्टर चैप्टर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188, वो यहाँ फॉरेन कंपनी पर भी अप्लाई हो रहा है, प्रॉफिट एंड ऑल दैट। यस,
तो सेम चीज है और कोई इंपॉर्टेंट इतना खास ये है नहीं। क्लियर है यहां तक की बात? इसके बाद में चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, बड़ा ही इजी है, बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे कि सपोज कीजिए बच्चों, कोई फॉरेन कंपनी है जो फॉरेन में स्टार्ट हुई और उसकी एक ब्रांच हमने इंडिया में ओपन कर ली, और सपोज करें वो कहीं भी आपने लगा दी, वो ब्रांच जो है वो कहीं भी ओपन कर ली गई, तो बच्चों उस ब्रांच के बाहर जो बोर्ड लगेगा ना, बोर्ड, ब्रांच के बाहर नाम लिखते हैं ना, दुकान के बाहर नाम लिखते हैं, जो बोर्ड लगेगा उस बोर्ड पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होना जरूरी है इंग्लिश में, उस बोर्ड पर। तो कंपनी का नाम और एड्रेस कहां कहां पे लिखा जाएगा? एक तो जो कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके बाहर बोर्ड है, वहां पर लिखा जाएगा। कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर लिखा जाएगा। कंपनी का प्रोस्पेक्टस है उसके ऊपर लिखा जाएगा। कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी का नाम इंग्लिश में लिखा हुआ होना कंपलसरी है, प्लस इंडिया की, प्लस उस कंपनी की ब्रांच की जो ऑफिस है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ होना जरूरी। ये बच्चों कंप्लीटली, और ऐसे लिखना है कि वो लेजिबल हो, मतलब वो पढ़ाया, लेजिबल का मतलब होता है पढ़ सके। ऐसा नहीं छोटा मोटा सा लिख दिया, अजीब सी हैंडराइटिंग में लिखवा दिया, एकदम सिंपल, मतलब कोई बोर्ड को देख रहा है तो समझ में आ रहा है क्या नाम है कंपनी का। आप देखेंगे बहुत बार, आप इंटरनेट पे कभी देखिएगा, ऐसी ऐसी कंपनीज अपने नाम ऐसे ऐसी तरीके से लिखवाती हैं, समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है उन्होंने, पता नहीं कौन सा फॉन्ट यूज करती हैं, कौन सी कर्सिव राइटिंग होती है, समझ नहीं आता। लेजिबल हो, दुनिया को समझ में आए आखिर क्या लिखा है। इंडिया है, यहाँ पर इलिटरेसी ज्यादा है भाई। गांव में अगर आपने खोल दिया, गांव के किसान लोग हैं वो इतना हाई फाई नहीं होते, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग नहीं भी होते हैं, उन बेचारों को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया नाम क्या लिखा है, समझ रहे? तो जैसे आज के टाइम पर मैं बात करूं, किसान यूरिया खरीदता है, अब यूरिया बहुत सारी कंपनीज का आता है। अब मान लीजिए यूरिया आ रहा है, एक पायनीर कंपनी है, पायनीर कंपनी का हालांकि यूरिया नहीं आता, सपोज यूरिया आ रहा है, मस्टर्ड आ रहा है, अब उस पायनीर कंपनी ने अपना नाम कुछ अलग ही तरीके से लिखवा दिया, तो वो बेचारा किसान समझ ही नहीं पाएगा ऑफिस के बाहर आकर भी कि यार ये कौन सी ब्रांच है। तो जो नाम होगा ना वो लेजिबल लेटर्स में होना चाहिए, पढ़ सके, और कहाँ कहाँ पर लिखवाना है, बोर्ड, जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां बोर्ड है, वहां लिखवाना है। कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट पे, लेटर हेड पे, बिजनेस लेटर्स पे, ठीक है, और उसके अलावा प्रोस्पेक्टस, सब जगह पर लिखवाना है। स्टूडेंट बोलता है यहां तक समझ में आ गया? सर एक बात बताओ, स्टूडेंट बोर्ड से बोला बोला सर एक बात बताओ, आपने मुझको बताया था सर कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या अनलिमिटेड भी हो सकती है, क्या फॉरेन कंपनी के ऊपर भी ये अप्लाई होता है? हाँ जी, फॉरेन कंपनी भी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड हो सकती है। सर क्या फॉरेन कंपनी जो है उस, अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड है, क्या ये बात उसको अपने प्रोस्पेक्टस में लिखनी चाहिए? क्या ये बात उसे अपने मेंबर्स को बता देनी चाहिए? क्या ये बात उसे अपने एमओए एओए के अंदर, हाँ जी, सब जगह लिखनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तक की बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया फॉरेन कंपनी क्या है। फॉरेन कंपनी वो है जो दो कंडीशन फुलफिल करती हो, पहला उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस हो और वो वहां पर बिजनेस कर रही हो, चाहे से फिजिकली चाहे से इलेक्ट्रॉनिकली। अगर फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच इंडिया में हुई, तो सिर्फ सेक्शन 386 एंड 392 393 अप्लाई होगा। बट अगर 50 कम से कम एटलीस्ट 50% शेयर्स इधर इक्विटी और प्रेफरेंस और बोथ इंडिया के लोगों ने होल्ड किए हैं, तो फिर उसके ऊपर पूरा इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है 30 दिन के अंदर, न्यू दिल्ली के आरओसी और स्टेट के आरओसी में FC1 में डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं, चेंज हो जाता है तो 30 दिन के अंदर FC2 में वो चेंजेस इंटीमेट किए जाते हैं।
उसके अलावा फॉरेन कंपनी जो है उसको भी हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है और वो आरओसी को टाइम पर फाइल करनी पड़ती है। उसके अलावा कंपनी का जो नाम है वो लेजिबल लेटर्स में इंग्लिश में कंपनी के प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर बोर्ड लगा है वहां लिखा होना चाहिए, कंपनी के हर लीगल डॉक्यूमेंट पर लिखा होना चाहिए, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करेगी वहां पर लिखा होना चाहिए और मेंबर्स की लायबिलिटी के बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अभी तक तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, एग्जाम में आने के इसके कोई इतने खास चांसेस नहीं है, पर अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन भी हाथ की हाथ टॉपिक वाइज हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अगर कोई बच्चा, अगर मैं ये को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाय चांस अपलोड कर देता हूं, तो अगर कोई बच्चा क्लासेस परचेज करना चाहता है तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारी क्लासेस एंड्रॉइड ऐप पर भी परचेज कर सकते हैं, चाहे से एंड्रॉइड से करें चाहे से आप टैबलेट से किसी से भी करें। मोहित बंसल क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट लिंक दिलवा दूंगा, ऐप का लिंक भी दिलवा दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दिलवा दूंगा, वहां क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो डायरेक्टली गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव पर भी क्लास परचेज कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके भी क्लासेस परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो क्लासेस है उनके अंदर पूरा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको हार्ड कॉपी मिलती है। जिस दिन परचेज करोगे 7 डेज के अंदर घर पे होम डिलीवरी हो जाती है, बुक्स मिलती हैं हमारी। प्लस उसके अलावा आपके एमसीक्यू हर चैप्टर के सॉल्व होते हैं, प्लस इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्कैनर मैंने बताया, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ सब कुछ हम सॉल्व करते हैं, तो स्कैनर पूरा सॉल्व होता है। प्लस हर फ्राइडे को टेस्ट होता है, एक चैप्टर के 3 टेस्ट होते हैं। एमसीक्यू टेस्ट सेपरेट अलग होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेपरेट होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेपरेट होता है। एक चैप्टर के 3 टेस्ट, ऐसे कर करके काफी सारे टेस्ट होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट जैसे कि खुद सीएमई इंस्टीट्यूट लेता है। तो अगर आप परचेज करना चाहें एंड्रॉइड ऐप पर भी परचेज कर सकते हैं या इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।